हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन का टॉपिक डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन ह्यूमंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, वो स्टार्ट करेंगे और आज ही के लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन को फिनिश कर देंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस, लास्ट लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था। आई होप तुमने उसका आंसर सोचा होगा। होमवर्क था कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं। तो इसका आंसर है नो, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस? तो भाई रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी। अगर कोई कपल डिसाइड कर रहा है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी डेथ नहीं हो जाएगी। सस्टेनेंस के लिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। तो बस ये था आज का कल का होमवर्क जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद दी टॉपिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो सबको लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीदिंग। तो यार रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता है। रेस्पिरेशन इज़ नॉट रेस्पिरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ब्रीदिंग। काफ़ी सारे लोग को लगता है कि रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग है। तो भाई समझ जाओ, रेस्पिरेशन इज़ नॉट ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको हम लोग आज की क्लास में टैकल करेंगे। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि तुमने सांस ली, सांस छोड़ी। ब्रीदिंग इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि रिदमिक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दिस इज ब्रीदिंग। लेकिन वहीं पे रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो कि मेजरली हमारे सिलेबस में है ग्लूकोज। यानी कि हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं ग्लूकोज का, तब हमें एनर्जी मिल रही है, जिसको हम लोग बाकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब यहाँ पे ATP क्या है? तो ATP इज़ अडीनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ATP क्या है? बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका फुल फॉर्म होता है अडीनो साइन ट्राइफॉस्फेट। रिमेंबर इट, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गई भाई हमारी डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन समझ आ गया, ब्रीदिंग समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब रेस्पिरेशन देखो, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। गैसियस एक्सचेंज इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर अकेले हो रहा है तो इट इज ब्रीदिंग। लेकिन वहीं पे ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। ग्लूकोज का आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा। ग्लूकोज इज C6H12O6। रिमेंबर इट। अभी हम लोग इसकी आगे इक्वेशन लिखेंगे तो तुम्हें मदद मिलेगी। अब हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ऑक्सीडेशन भी तरह तरह से होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के बहुत सारे पाथवेज होते हैं। तो अब हमारे सिलेबस पे 3 पाथवेज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये ग्लूकोज है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पड़े ही पड़े ये पायरोविक एसिड या फिर पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़े पड़े पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग पायरोवेट भी कहते हैं, और इसके साथ में बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। उसके साथ अब यहाँ पे 3 पाथवेज होते हैं। ठीक है, अब हमें तो पता है कि ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीडेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तब तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कई बार होता है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है या फिर कई बार इनसफिशिएंट होती है, यानी कि कम होती है। तो उसमें किस तरह की रेस्पिरेशन होती है, अब हमें वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये सिंपल वाला देख लेते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें हमें CO2, वाटर और एनर्जी मिलता है, यानी कि बेसिक इक्वेशन C6H12O6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये है हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये है हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वहीं से हमारी एनर्जी बनती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तुम लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर रनिंग कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं और हमें पेन होता है। तो ये पेन क्यों होता है? तो इस पेन का रीज़न है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें मसल्स में थकावट आ जाती है, और इस थकावट की वजह से वहाँ पे
लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। अब क्योंकि मसल सेल्स में कम ऑक्सीजन है इसलिए वहाँ पे अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है, और क्योंकि इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन इसलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके साथ में एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ आया? जो लैक्टिक एसिड वाली रेस्पिरेशन का होती है हमारे मसल सेल्स में होती है। जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? मसल सेल्स में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ। अब यहाँ पे क्या था? प्रेजेंट थी, यहाँ पे कम थी, और यहाँ पे तो है ही नहीं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? इथेनॉल, यानी कि ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके साथ में CO2 और एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP ओनली। ठीक है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो इथेनॉल के साथ CO2 और एनर्जी मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला केस कहाँ होगा? तो बेटा ये वाली जो रिएक्शन होती है ये होती है ईस्ट सेल में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट। ठीक है, ये कहाँ होता है? मसल्स में होता है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू इथेनॉल CO2 एनर्जी। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। इसको ही हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। रिमेंबर इट, फर्मेंटेशन क्या है? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट सेल के अंदर कन्वर्जन हो जाए पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट का इथेनॉल CO2 और एनर्जी में। ये फ्लो चार्ट आपकी NCERT में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन हमें पता है, रेस्पिरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। अब रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक मतलब टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोगों ने ऊपर देखा जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टेक प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो प्रेजेंस में हो रहा है, सॉरी, या तो एब्सेंस में हो रहा है या फिर लैक में हो रहा है। ये हमारा कहाँ पर होता है? ये हमारा ईस्ट में होता है और ये हमारा मसल सेल्स में होता है। रिमेंबर इट। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड अकर्स इन साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इसको हम लोग अकर्स इन ईस्ट कहेंगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। एंड प्रोडक्ट्स क्या है? हमें पता था, मैंने ऊपर रिएक्शन भी लिखी थी। व्हेन C6H12 इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन हमें CO2 और H2O मिलती है। और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, और इसके साथ अल्कोहल के साथ हमें CO2 भी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेटा ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब देख लो, ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कम ऑक्सीजन दोगे तो कम एनर्जी मिलेगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ी है, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेन जो टॉपिक की, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ह्यूमंस में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सब कैसे होता है। चलो, ये है नोज़ से हम लोग इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो हम लोग O2 का इनटेक करते हैं। अब नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज में ऑक्सीजन गया, फिर नेसल कैविटी में ऑक्सीजन गया, फिर पैरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, फिर लंग्स में गया, फिर ब्रोंक्यूल्स में गया, फिर एल्वियोलर सैक में गया, और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में चला गया। अब ब्लड कैपिलरीज ने कहा कि भाई मेरे पास तो अच्छी चीज़ आ गई, अब मेरे पास जो CO2 भरी पड़ी है इसका मैं क्या करूँ? तो वो एल्वियोलर सैक को दे देता है, वो ब्रोंक्यूल्स को, वो लंग्स को, वो ब्रोंकाई को, वो ट्रैकिया को, वो लैरिंग्स को, वो फेरिंग्स को, वो नेसल कैविटी को, वो नेसल पैसेज को, और वो नॉस्ट्रल को, और इस तरह से CO2 बाहर चली जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले हम लोगों ने नॉस्ट्रल्स की मदद से ऑक्सीजन का इंटेक करा, जो कि नेसल पैसेज में गया। नॉस्ट्रल क्या होते हैं? नाक के 2 छेद, उसके पीछे वाली जगह होती है नेसल पैसेज, वहाँ से फिर जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पार्ट। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं रेस्पिरेशन नहीं, ऑफ एयर एंड फूड। मतलब जब फूड आता है तो वो भी फेरिंग से पास करता है, और जो हमारा एयर होता है वो भी फेरिंग से पास करता है। बस फिर एयर हमारा विंड पाइप में चला जाता है और फूड हमारा ईसोफेगस फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, फिर बात आती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का क्या काम होता है? वॉइस प्रोड्यूस करता है। अब वॉइस बॉक्स में हमारी एयर जाती है तो वॉइस बॉक्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। फिर बात आती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया है विंड पाइप। ठीक है, और लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स। चलो, उसके बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में जाता है। ट्रैकिया के पास ऐसी रिंग्स होती है, जब तुम अपने गले में ऐसे हाथ फिराओगे तो ऐसे तुम्हें रिंग्स जैसा लगेगा। ये हमारे ट्रैकिया को गिरने से प्रिवेंट करता है। अगर ये नहीं होंगी तो ये सिर्फ बेसिकली एक सहारा प्रोवाइड करती है, अगर ये नहीं होगा तो ट्रैकिया गिर जाएगा। फिर ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई इस तरह से ऐसे ये होता है जो ऐसे डिवाइड हो जाता है, जिससे एक लंग में हवा जाती है और फिर एक लंग में, तो ये जो डिवीजन है ये ब्रोंकाई है। फिर ये ब्रोंकाई जो होता है वो आगे और ऐसे छोटे छोटे डिवीजन में बढ़ जाता है, तो ये जो छोटे छोटे डिवीजन है ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। समझ आया? आई होप इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आता है एल्वियोलर सैक। अब जब हमारे ब्रोंकाई इस तरह से आए, ब्रोंकाई ऐसे टूट गए, तो फिर इसके भी आगे डिवीजन हो गए बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स। अब ये एक ब्रोंक्यूल के एंड में इस तरह से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है,
और यही बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना, यानी कि ब्लड से ऑक्सीजन देना और ब्लड से CO2 लेना, ये काम होता है एल्वियोलाई का। ठीक है, तो एल्वियोलाई बेसिकली एक पैसेज की तरह काम करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी दिया है। ये हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं, इससे जुड़े ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के पास से ऐसे एक ब्लड की ये जाती है ब्लड वेसल, फिर इस ब्लड वेसल से ही ऑक्सीजन यहाँ अंदर चला जाता है या फिर ऑक्सीजन बाहर अंदर चला जाता है और CO2 हमारा ऐसे होता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है ये हमारे एल्वियोलाई में होती है। ठीक है, अब अगर एक्सचेंज करानी है तो एल्वियोलाई का सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी चाहिए। इट इज़ थिन वॉल्ड विथ मॉइस्ट सरफेस, रिमेंबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग जब वो भी होती है, इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, फिर एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन मतलब एयर का इनटेक करना, एयर हमने इन करी है, ऑक्सीजन इनहेल करा है। एक्सहेलेशन मतलब एयर आउट करी है। ठीक है, जब तुम इनहेल करोगे तो तुम्हारी जो चेस्ट कैविटी होगी वो एक्सपैंड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एक्सपैंड मतलब बिगर। ठीक है, ट्राई कर सकते हो। और जब ऐसा होता है एक्सहेलेशन, तब थोरैसिक कैविटी या फिर हमारी चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि स्मॉल हो जाती है। उसके बाद रिब्स हमारे लिफ्ट होते हैं, रिब्स लिफ्ट होते हैं तभी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है। इसमें रिब्स नीचे चले जाते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इस पॉइंट पे बाद में आते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स। वॉल्यूम बढ़ जाती है तभी एयर अंदर जाएगी, और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाती है तभी एयर बाहर जाती है। अब इस पॉइंट पे और डायफ्राम वाले पॉइंट पे। ठीक है, डायफ्राम एक मसल होती है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये डायफ्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रीदिंग के प्रोसेस में। अगर डायफ्राम नहीं होगा तो ब्रीदिंग भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम्स में मैंने डायग्राम बनाया। जब यहाँ पे इनहेलेशन हो रहा है तो ये देखो डायफ्राम ऐसा है, और जब यहाँ पे एक्सहेलेशन हो रहा है तो डायफ्राम ऐसे डोम शेप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे वो फ्लैट हो गया है और यहाँ पे वो डोम शेप हो गया है, यहाँ पे वो फ्लैट हो गया है, यहाँ पे वो डोम शेप हो गया है। तो वही लिखा है, जब एक्सहेलेशन होता है तो वो डोम शेप्ड हो जाता है, और जब डायफ्राम एक्सहेलेशन में फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो इनहेलेशन में डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाएगा या फिर थोड़ा सा ऐसे होगा, और यहाँ पे वो ऐसे डोम शेप्ड हो जाएगा। क्यों होगा? अब देखो, अगर लंग्स बड़ी होंगी तो वो उसको नीचे को धक्का देंगी, नीचे को धक्का देंगी तो इसलिए वो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एयर बाहर जाएगी तो हमारी लंग्स ऐसे ऊपर को हो जाएंगी, और लंग्स ऊपर को होंगी तो ये भी ऊपर को हो जाएगा। बेसिक बात। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एल्वियोलाई वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एयर, ब्लड, ये सारी चीज़ें। अब इसको देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एयर इनटेक करी एल्वियोलस से। ठीक है, एयर ऐसी जो ऑक्सीजन रिच है वो ब्लड में गई, ब्लड वेसल्स ने ऑक्सीजन ले लिया। अब RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में चली गई, लेकिन अब CO2, अब देखो टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन तो ले लिया और उनके पास CO2 है, तो वो उन्होंने ब्लड को दे दी। अब ब्लड के पास CO2 आ गया। अब ब्लड ने कहा मैं क्या करूँ, तो CO2 डायरेक्ट हमारा ब्लड में चला गया, अब वो उसी में डिजॉल्व हो गया। फिर उसने वो ब्लड वेसल्स को दे दिया, फिर वो एल्वियोलर सैक में गया, और फिर उसको हम लोग नॉस्ट्रल से बाहर निकाल देते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा। देखो, ये होता है हमारा एल्वियोलाई, ये ब्रोंक्यूल, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, और ये मान लो नॉस्ट्रल। ठीक है, ऐसा मैंने रफ सा स्ट्रक्चर बना दिया। ये ब्लड वेसल, और फिर यहाँ पे हमारे टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, टिश्यू। अब क्या होगा, नॉस्ट्रल से पहले तुमने एयर ली तो एयर गई गई गई, अब ये ऑक्सीजन रिच एयर है, तो अब एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन रिच पहुंचा, तो ब्लड ने कहा वाह ऑक्सीजन रिच, तो इसने ऑक्सीजन रिच ले ली एयर, फिर उसने वो टिश्यू को छोड़ दी। अब टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन रिच पहुंची तो उसने कहा मेरे पास तो CO2 वाला भी है, CO2 का मैं क्या करूँ, तो फिर CO2 वाली एयर चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई, और फिर तुमने एक्सेल आउट कर दी। ये था पूरा प्रोसेस। चलो, तो एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ऐसा नहीं कि पहले ब्रीदिंग होगी फिर नहीं, साथ साथ चलता रहता है। ये और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर का यूज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन प्लांट्स कैसे होता है, तो उनके पास रेस्पिरेशन प्लांट्स इज सिंपल एंड रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में तो मैंने बता दिया कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एक्वेटिक वाले जो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर में वो यूज़ करते हैं। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा क्या होता है लास्ट क्लास में देखा था। स्टेम्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वुडी स्टेम्स होती है उसमें से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। उसकी मदद से हमारे इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, और रूट्स में भी कुछ कुछ सर्फेसेस होते हैं जिसकी वजह से वहाँ से भी रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि एनर्जी वाला सिंथेसिस हो जाता है। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये था हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक
ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। आज हम लोगों ने रेस्पिरेशन के टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अब लास्ट क्लास का होमवर्क तो तुमने अच्छे से कर लिया, अब आज की क्लास का होमवर्क क्या है? तो आज तुम लोगों को पता करना है कि क्यों एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होती है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है एंड मेक श्योर कि तुम ये होमवर्क करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क। तो यस, सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट सेशन। नोट्स रिवाइज कर लेना अच्छे से, अगर रिविजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। रिविजन कर लेना नोट्स के थ्रू एंड अपने खुद के भी हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।